नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी के विषय पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने सीखने के सिद्धांत यानी कि अधिगम के सभी सिद्धांतों को देखा, सभी मनोवैज्ञानिकों को देखा, साथ ही साथ उनसे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, किस पे उन्होंने प्रयोग किया, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आज ये अधिगम का टॉपिक खत्म करने के पश्चात हमारा अधिगम का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अधिगम या ब्रैकेट में सीखने का वक्र। देखिए, यहाँ से एक दो प्रश्न अब आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं वक्र क्या है, अधिगम वक्र क्या है या सीखने का वक्र क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें या इसकी हम अर्थ की बात करें, जो कि एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, बट समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं। परिभाषा यानी कि वक्र क्या है। देखिए, जब भी हम किसी बच्चे को या खुद या किसी को कोई चीज सिखाते हैं, अब चीज सिखाने में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उसे पढ़ना सिखा रहे हो, खेलना सिखा रहे हो, गाना सिखा रहे हो, नृत्य करना सिखा रहे हो, तो उस चीज में, उस कौशल में वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है या प्रगति कर रहा है, उसका अगर हम ग्राफ बना लें उसे ही हम कहते हैं वक्र। ठीक है, अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो प्रगति ग्राफ। प्रगति ग्राफ, प्रगति ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? वक्र। अब ये प्रगति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में हो सकती है, खेल कूद में हो सकता है, वाद विवाद में हो सकता है, लेखन गायन में हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में या किसी बच्चे के कौशल को या उसके सीखने की गति का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहा जाता है। या सीखने के वक्र को हम दूसरे रूप में कहें तो बच्चे की प्रगति का विवरण या ग्राफीय निरूपण ही क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। ठीक है, अब सीखने का वक्र कौन सा सीखना, जो चीज वो सीख रहा होगा उसका वक्र हो जाएगा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का, हिंदी की बात करें हिंदी का, गणित की बात करें तो गणित का, जिसका भी कहेगा वो आ जाएगा, क्योंकि सब चीज गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ सीखने में आता है। तो ये पूरा का पूरा सीखने के वक्र में आ जाएगा। ओके, अब ये वक्र जो है कितने प्रकार का होता है जरा हम इस पे समझते हैं। हम सीखने लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा अधिगम। ठीक है, सीखने के वक्र के प्रकार, तो इसका मतलब है अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार कौन कौन से हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला है सकारात्मक। सकारात्मक या इसी को धनात्मक भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक भी बोल सकते हैं। एक इसका लेटेस्ट नाम चल रहा है नतोदर, ये ध्यान रखिएगा, नतोदर। ठीक है, नतोदर ग्राफ या नतोदर वक्र कह लीजिए। अब ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए सकारात्मक और धनात्मक नहीं देता, यहां से लोग पकड़ लेंगे तो ये देता ही नहीं है, कह देगा नतोदर वक्र क्या है। देखिए, नतोदर वक्र मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज को धनात्मक यानी कि उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति धनात्मक वे में कितना है, धनात्मक वे में कितना है, प्रगति धनात्मक रूप में, मतलब बच्चा कितना ज्यादा सीख रहा है, ये आपका क्या है? ये है नतोदर ग्राफ या कह दीजिए कि सकारात्मक ग्राफ। अब कुछ कम समझ में आया ना, हमको भी कम समझ में आया, आइए समझाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात करें तो टाइम हो गया, ये एक्सपीरियंस, मान लीजिए सीखने वाला एक्सपीरियंस है। समय के साथ साथ इसमें सीखने की प्रगति बढ़ती है। आप समझ में आया? तो धनात्मक कर्व या सकारात्मक वक्र ऐसा वक्र है जो सीखने की गति को इस प्रकार दर्शाता है या सीखने की गति समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। ऐसा वक्र जो ये दिखाए कि सीखने की गति जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इसकी गति आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है धनात्मक कर्व, या आप कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव
आपका कर्व, ठीक है, सकारात्मक कर्व, सकारात्मक वक्र, इसका एक और नाम है नतोदर वक्र। क्लियर हुआ? नतोदर वक्र मतलब एक ऐसा वक्र, ऐसा ग्राफ जो समय के साथ साथ कौशल या जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें तेजी से वृद्धि होती है, या एक ऐसा ग्राफ जो सीखने की गति को समय के साथ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सकारात्मक वक्र। ओके, दूसरा दूसरा है नकारात्मक वक्र, या इसी का एक और नाम है उन्नतोदर। अब देखिए, आप यहां कंफ्यूज होंगे, आपको नाम से लग रहा होगा कि यार उन्नतोदर, उन्नति तो यहां हो रही है, नियमानुसार देखा जाए तो उन्नति यहां हो रही है, तो ये नकारात्मक कैसे होगा? यही तो पहचानने वाली चीज है। नकारात्मक से नतोदर मत समझ लीजिएगा, गलती हो जाएगी। नकारात्मक वक्र, अब बात समझिएगा, एक ऐसा वक्र, एक ऐसा वक्र जिसमें सीखने का कौशल समय के साथ कम होता जाए। देखिए, तेजी से हो रहा था लेकिन अब ये कम होता जा रहा है, देखिए कम होता जा रहा है। अगर इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब समय के साथ ये कम हो गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये ग्राफ कम हो गया, ये ग्राफ क्या हो गया? कम हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया नकारात्मक वक्र। एक ऐसा ग्राफी निरूपण जिसमें अधिगम की गति समय के साथ कम होती जाती है, उसे हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र। ठीक है, नकारात्मक वक्र। कोई दिक्कत हो बताइए अब तक? दोनों ग्राफ को आप एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या था? समय के साथ सीखने की गति तेजी से बढ़ती है, समय के साथ सीखने की गति तेजी से बढ़ गई, समय के साथ तेजी से गति कम होती है, तो एक हुआ सकारात्मक वक्र, दूसरा हुआ नकारात्मक वक्र। ओके, चलिए, ये सवाल पूछा हुआ है, ऐसे वक्र देके पूछ लेगा कौन सा वक्र है, आपको बताना पड़ेगा। तीसरा आपका आता है मिश्रित वक्र। अब ये मिश्रित वक्र क्या है जरा समझिएगा, देखिए बात को समझिए। मिश्रित वक्र एक ऐसा वक्र है जो समय के साथ साथ कभी दिखाता है कि सीखने की गति बढ़ रही है, कभी दिखाता है सीखने की गति घट रही है, कभी दिखाता है सीखने की गति बढ़ रही है, कभी दिखाता है सीखने की गति घट रही है। जरा इस चीज को नोटिस कीजिएगा, आप ध्यान समझिएगा। देखिए, ये टाइम हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ। बात करें मिश्रित वक्र की, तो आप देखेंगे मिश्रित वक्र में आपको नतोदर और उन्नतोदर अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वक्र देखने को मिलेंगे। अर्थात इसमें समय के साथ साथ कभी कौशल तेजी से वृद्धि करेगा, फिर कभी कम हो जाएगा, फिर वृद्धि करेगा, फिर कम हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अगर इन दोनों वक्र को, ये देखिए ये वक्र कुछ इस टाइप का होता है, एक कुछ इस टाइप का, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम यहां बांट दें थोड़ा सा, तो देखिए ये वाला सेक्शन ये हो गया और ऊपर वाला सेक्शन ये हो गया, इसीलिए इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। आप ध्यान दें तो यहां से लेके यहां तक ये कौशल जो सीखने का है वो समय के साथ बढ़ रहा था, लेकिन इसके पश्चात यहां से लेके यहां तक ये वक्र घट रहा है। इसको अब जरा गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे ये पूरा का पूरा वक्र अंग्रेजी के एस लेटर, देखिए अंग्रेजी के एस लेटर जैसा दिखता है, आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी के एस लेटर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे यस शेप कर्व भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यस शेप कर्व भी कहा जाता है या मिश्रित वक्र कहा जाता है। मिश्रित वक्र अर्थात एक ऐसा वक्र जिसमें समय के साथ साथ सिखाए गए कौशल में प्रगति और कह लीजिए कि निगेटिव या उन्नति और अवनति दोनों एक साथ देखने को मिलती है, ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र या यस शेप वक्र। क्लियर हुआ? देखिए इसके पश्चात यही तीन मेन वक्र है, सीखने के मेन तीन वक्र यही है। पहला, समय के साथ साथ अगर प्रगति ठीक ठाक बढ़ रही है तो हो जाएगा हमारा सकारात्मक वक्र या उसको कहते हैं नतोदर।
दूसरा, समय के साथ यदि प्रगति घट रही है तो नकारात्मक या उन्नतोदर। तीसरा, समय के साथ कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो यस शेप या मिश्रित वक्र। क्लियर हुआ बात? अब देखिए, कहीं कहीं देखने को मिलता है एक ये सरल रेखीय कर्व, पहले ये था, ठीक है, सरल रेखीय वक्र, यानी कि समय के साथ साथ सीखने की गति या प्रगति एक समान रहती है। पहले ये माना जाता था, लेकिन अब लेटेस्ट में मनोवैज्ञानिकों ने इसको नकार दिया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है या ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी व्यक्ति की एक समान प्रगति हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आज बच्चा 5 शब्द सीखा है तो जरूरी नहीं है कल भी 5 ही सीखेगा, परसों भी 5 सीखेगा, अगले दिन भी 5 सीखेगा। हो सकता है वो 5 भूल जाए, नया 10 सीख ले, 15 सीख ले, 10 सीख ले, लेकिन एक समान प्रगति संभव नहीं है। इसलिए इस वक्र को काट दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सीखने के 3 वक्र हैं, तीनों आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अब अगर इस चीज को आप देख पा रहे होंगे तो इसको हम थोड़ा सा और चीजें इसमें जो है इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है, जब भी हम कुछ चीजें सीखने लगते हैं या जब भी कुछ चीज हम पढ़ने लगते हैं तो कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम थक जाएं या हमारा मन न लगे या कह लीजिए कि उसमें हमें इंटरेस्ट ना रहे, तो वो चीज उबाऊ हो जाती है। उबाऊ होने की वजह से वो चीज हम सीख नहीं पाते। जैसे अगर आप ध्यान दें, हम कुछ चीज सीख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए टाइम है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम सीख रहे हैं, हमने सीखना शुरू किया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। एक टाइम बाद ये हुआ कोई मजा नहीं आ रहा है, केवल हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, शुरू शुरू में बच्चा सीखा, उसको बड़ा मजा आया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े आप ये देख रहे हैं कि बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बच्चा क्लास में सो जा रहा है, बच्चा आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, या बच्चा थक गया है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है? शुरू शुरू में तो सीख रहा था, अभी क्यों नहीं सीख रहा है? तो वही समय या वो टाइम पीरियड जिसमें सीखने की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है। बात को समझिएगा एकदम ध्यान से, सीखने की गति कुछ समय के लिए या कहिए शॉर्ट टाइम के लिए रुक जाती है, हमेशा के लिए बंद नहीं होती। यह शब्द मत यूज कीजिएगा, वो फंसाएगा आपको एग्जाम में। अर्थात कभी कभी सीखने के दौरान एक समय ऐसा आता है या मानसिक एवं शारीरिक थकान के कारण बच्चे की सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट आ जाता है। इसी रुकावट को कहते हैं सीखने का पठार या अधिगम का पठार। क्लियर हुआ? अधिगम का पठार क्या होता है? सीखने के दौरान या प्रगति के दौरान कभी कभी मानसिक थकान हो सकता है। अब देखिए इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, थकान हो सकता है, कौन सा थकान? मेंटल प्लस कर लीजिए कि बॉडी, ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों थकान हो सकती है। थकान के साथ साथ आप कह लीजिए रुचि या इंटरेस्ट, इसमें बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होने लगे, या कह सकते हैं प्रेरणा, बच्चा प्रेरित ना हो, इससे भी दिक्कत हो सकता है। अगली बात, बच्चे की पुरानी प्लस नई आदत में टकराव आ रहा हो। अब ये क्या है हम समझाते हैं, पहले समझिए चीजों को। देखिए पठार क्या है, समझ में आ गया आपको? पठार ये है कि सीखने के दौरान कभी कभी थकान के कारण या रुचि ना हो या सीखने की विधि गलत हो, इन सब चीजों के कारण बच्चा अगर सीखने में स्थिर हो जाता है या सीखने की गति कुछ समय तक रुक जाती है, उसे हम कहते हैं अधिगम का पठार। और अधिगम का पठार आता क्यों है? इन सब कारणों से, दिमागी रूप से थका हो, घर की टेंशन में हो, शरीर रूप से थका हो, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं वो उसके लिए उबाऊ हो चुकी हो, उसका इंटरेस्ट ना आ रहा हो या वो मोटिवेट ना हो,
तो इस वजह से सीखने की गति रुक जाती है कुछ समय तक। इसको दूर कैसे करेंगे? बस इन्हीं को हटा दीजिए। अगर बच्चा थका है तो छोटे छोटे आप ब्रेक ले लीजिए, छोटे छोटे ब्रेक ले लीजिए, आराम आराम करके पढ़ाइए। बच्चे की रुचि नहीं है तो उसको पहले कुछ खेल वगैरह करा दीजिए, उसका इंटरेस्ट जग जाएगा, फिर उसको पढ़ाइए। बच्चे को मोटिवेट कीजिए। क्या कीजिए? मोटिवेट कीजिए। अगर आप खुद सीख रहे हैं तो खुद को मोटिवेट कीजिए, रीमोटिवेट कीजिए। पुरानी और नई आदतों में समन्वय बनाइए। अब ये पुरानी नई आदतें, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम पहले पैदल चल रहे हैं, हमने चलाना सीख लिया कार, अब हम कार से चलने लगे। अचानक हमको पैदल चलने पे आएगा तो होगा क्या, हमें बड़ी तकलीफ होगी, अरे यार कौन पैदल जाए, चलो कार निकालो चल देते हैं, बाइक निकालो चल देते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम सुबह शाम टहले ताकि हमारी हैबिट बनी रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, दोनों आदतों में तालमेल आप स्थापित कर लीजिए। और विधि, अगर पढ़ने पढ़ाने की विधि में गड़बड़ी है तो आप विधि चेंज कर देंगे तो बच्चे का जो पठार है ऑटोमेटिक हट जाएगा और बच्चे की सीखने की गति पुनः बढ़ने लगेगी। क्लियर हुई बातें? तो सीखने का पठार क्या है, समझ आ गया आपको? ध्यान से कुछ समय के लिए प्रगति रुक जाती है, बंद नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अब कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर ये सब उपाय करने के पश्चात वो बढ़ने लगती है। क्लियर हो बात? तो ये क्या बात हो गई? ये हो गया सीखने के पठार और उसका कारण और उसका निवारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आप एग्जाम के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये हर जगह मिलेगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं अधिगम या सीखने का आस्थानांतरण। थोड़ा बहुत झलक मैंने आपको दिखा दिया है, बट यहां हम एकदम चीजों को क्लियर कर लेंगे। देखिए सीखने का आस्थानांतरण, आस्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कैसे होता है समझते हैं। देखिए सीखने के स्थानांतरण से मतलब ये है कि एक स्थिति में सिखाई गई बात को हम दूसरी स्थिति में अगर उपयोग कर लेते हैं तो ये हो गया स्थानांतरण। अर्थात फर्स्ट सिचुएशन की चीज जो भी बच्चा, देखिए अगर जो भी बच्चा, सॉरी इंग्लिश छोड़ी हिंदी में आइए, पहली स्थिति, अगर बच्चा पहली स्थिति में सीखी गई चीज का उपयोग दूसरी स्थिति में कर पाता है या कर लेता है तो उसे हम कहते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, हम समझते हैं। देखिए पहला है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है, अच्छा यहां ना रहेगा, ठीक है पूरा लिखिए, स्थानांतरण। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। तीसरा है शून्य स्थानांतरण, शून्य या इसे कहते हैं निषेधात्मक स्थानांतरण। अब जरा इन चीजों को पहले समझ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप एक कंडीशन में सीखी हुई चीज को दूसरी कंडीशन में अप्लाई कर लेते हैं तो वो होता है धनात्मक स्थानांतरण। जैसे हम क्लास में सिखाई गई गणित का उपयोग बाजार में कर सकते हैं, रुपए पैसे गिनने में, सामान गिनने में। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव स्थानांतरण। जैसे आपसे सवाल देगा कि मोहन गणित के सिखाए गए सूत्रों का प्रयोग विज्ञान में कर लेता है, तो ये कौन सा स्थानांतरण है, धनात्मक। ठीक है, मतलब जिसका उपयोग दूसरे में हो जाए। मोहन साइकिल चलाना जानता था लेकिन बाइक चलाते समय उसे हैंडल संभालने में आसानी हुई, तो ये कौन सा स्थानांतरण हुआ, धनात्मक। ओके, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। अब ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या है, देखिए ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब है पहली स्थिति में सीखी हुई चीज दूसरे वाले को नुकसान दे। कैसे, हम पहले चल रहे थे पैदल,
बाद में हम चलने लगे कार से या बाइक से। तो आजकल आप देखे होंगे जो बाइक का आदी हो जाता है वो चाय पीने जाना होगा बाइक से चल देगा, कहीं जाना होगा बाइक चल देगा, और गांव में तो आप देखेंगे शौचालय जाना होगा बाइक चल देंगे। तो कहने का मतलब ये, अब वो पैदल नहीं जाते, उनको लगता है कि हम थक जाएंगे और या कहते हैं उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए कि देखिए, नई चीज सीखने के पश्चात वो पुरानी चीज में या पहली चीज का प्रयोग दूसरी में बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या उसका रिवर्स परिणाम हो गया, सीखने के पश्चात प्रयोग करना चाहिए था, प्रयोग करना छोड़ो उसका उनको नुकसान नजर आने लगा। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक, या आप कह लीजिए कि ऋणात्मक, या इसे कहते हैं निषेधात्मक। अच्छा सॉरी, ये शून्य नहीं है, ये देखिए ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। निषेधात्मक स्थानांतरण, ठीक है, निषेधात्मक मतलब कि रोक रहा है, जो चीज हमने सीखा था उस चीज को नया वाला चीज रोक रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण या निषेधात्मक स्थानांतरण। ओके, तीसरा आपका है शून्य स्थानांतरण। अब ये समझ लेते हैं ये क्या है। तो गलती से लिखा गया था, देखिए शून्य स्थानांतरण मतलब कोई मतलब नहीं है, ना फायदा पहुंचाएगा ना नुकसान। जैसे अगर हम हिंदी का ग्रामर सीख रहे हैं, हिंदी का ग्रामर, तो इसका गणित में क्या प्रयोग होगा? कोई प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हिंदी का ग्रामर सीखना गलत बात है? नहीं है ना। लेकिन जो हमने पहली चीज सीखी उसका दूसरी चीज में ना तो पॉजिटिव उपयोग हुआ ना तो नेगेटिव उपयोग हुआ, तो इसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। मतलब कि हमने जो चीज सीखा उसका प्रयोग केवल वहीं तक रहेगा या केवल पहली कंडीशन तक ही रहेगा, दूसरी कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, पहली स्थिति का प्रयोग दूसरी में कर पा रहे हैं धनात्मक, नहीं कर पा रहे हैं ऋणात्मक, नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, तो शून्य स्थानांतरण। क्या? शून्य स्थानांतरण। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आता है आपका इंपॉर्टेंट है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये पूछा हुआ है, तो जरा इसको ध्यान समझिएगा। द्विपार्श्विक स्थानांतरण ये क्या है, जरा हम इसको समझते हैं। देखिए, द्विपार्श्विक स्थानांतरण का मतलब ये है कि शरीर के एक अंग को हम प्रशिक्षण दें और उसका लाभ दूसरा अंग अगर उठा ले तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जैसे अगर हम इस हाथ से लिखना सीखे हैं और अगर इस हाथ से भी हम लिखना सीख जाते हैं, ठीक है, तो ये हुआ द्विपार्श्विक स्थानांतरण। भाई हमने सीखा तो इस हाथ से था लेकिन हमारा ब्रेन इतना बढ़िया डेवलप कर लिया कि उसको इस हाथ से भी लिखाना सिखा दिया। तो जब शरीर के एक अंग का प्रशिक्षण दूसरा अंग उठाने लगे या उसका लाभ लेने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्या करते हैं? द्विपार्श्विक, शरीर का एक अंग सीखा है, दूसरा अंग ऑटोमेटिक उसका लाभ उठा लिया, तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, अगला है लांबिक स्थानांतरण। लांबिक स्थानांतरण, और आखिरी है आपका क्षैतिज स्थानांतरण। ये जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, लांबिक स्थानांतरण मतलब पूर्व कक्षा में या पिछली क्लास में जो आपने सीखा है उसका प्रयोग नई क्लास में अगर बच्चा कर लेता है तो ये लांबिक होगा। बच्चों से संबंधित है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, लंबा हुआ तो अपनी चीजों को लेके चला गया। अगर बच्चा 3 कक्षा में सीखी गई चीजों का उपयोग 4 में कर पा रहा है तो ये होता है लांबिक स्थानांतरण। सेम चीज क्षैतिज में ये है, एक विषय की चीज को अगर वो दूसरे विषय में प्रयोग कर पा रहा है तो ये होता है क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे कि गणित की कुछ कैलकुलेशन भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल हो जाती हैं, गणित की कुछ कैलकुलेशन रसायन विज्ञान में हो जाती हैं, तो ये हुआ क्षैतिज स्थानांतरण। क्लियर हुआ? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, शून्य स्थानांतरण, द्विपार्श्विक और उसके बाद में लंबात्मक और क्षैतिज। ये हमें
6 स्थानांतरण पढ़ने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनको देखिए हल्के मत लीजिएगा, ये सब सवाल पूछा हुआ है। आप अगर अब देखिए हम आपको इसलिए कहते हैं बार बार, अब आप प्रीवियस ईयर लगाया कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये बात है, कहाँ कहाँ पर से पूछता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि अधिगम स्थानांतरण संबंधित कुछ प्रयोग हुए थे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। क्या प्रयोग किए थे वो हम समझाते हैं। यहां से एक आध बार प्रश्न आया है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, देख लेते हैं कैसे कैसे था। देखिए पहला प्रयोग किया था जेम्स ने। किसने? जेम्स ने। इन्होंने एक पुस्तक, देखिए विक्टर ह्यूगो, नाम ध्यान रखिएगा, ह्यूगो, इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था सितार। क्या नाम था? सितार। इसकी 158 लाइनों को इन्होंने याद किया। फिर से सुनिए, पुस्तक का नाम था सितार, लेखक का नाम था विक्टर ह्यूगो, प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किया था आपके ये जेम्स ने। सॉरी सातिर नाम था, सातिर, सितार में सातिर। ठीक है, सॉरी सातिर। सातिर पुस्तक की 158 लाइन की कविता को इन्होंने याद किया। इसके पश्चात इन्होंने मैगलीन की पुस्तक पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट, इसकी 158 लाइन को याद किया और इन्होंने ये पाया कि जो लाइनें याद करने में समय यहां लगा था उससे कम समय यहां लगा। इससे इन्होंने निकाला कि देखो भाई, अगर आप कविता सीखते जाते हो या कविता का पाठ करते हो तो नई कविता सीखने में आपको कम समय लगता है, अर्थात पहले सीखी गई चीज का प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? जेम्स ने। पुस्तक वाले पे प्रयोग किसने किया? जेम्स ने। क्लियर हो गई बातें? तो जेम्स ने 2 पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि एक पुस्तक याद करने के पश्चात दूसरी पुस्तक को याद करने में कम समय लगता है, अर्थात उसका कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है। इसके बाद आए वुडवर्थ। कौन आए? वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि एक हाथ को जो हम प्रशिक्षण देंगे उसका प्रयोग दूसरा हाथ आसानी से कर सकता है, या अगर एक हाथ का प्रशिक्षण दूसरा हाथ कर ले रहा है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को किसने बताया? इस प्रकार के स्थानांतरण को बताया वुडवर्थ ने। अगले आते हैं विंच। देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम है, यहां आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। विंच ने क्या किया? 2 समूह बनाया बच्चों का। एक बच्चे को अंकगणित पढ़ाया, दूसरे बच्चे को सामान्य ज्ञान, ठीक है, या कह लीजिए कि सामान्य गणित के बारे में उन्होंने बताया। तो इन्होंने पाया कि जो समूह अंक गणित वाला था वो इनके 30% प्रश्न को हल कर ले रहा है, और जो सामान्य गणित वाले थे वो भी 30% प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। अर्थात इसमें यह देखा गया कि सीखने का स्थानांतरण होता है, एक विषय का लाभ दूसरे विषय में होता है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई विंच ने। तो आपको यही ध्यान रखना है कि शरीर के बारे में किसने बताया? वुडवर्थ ने। विषय के बारे में किसने बताया? विंच ने। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। अगले आपके आते हैं वुडी। चौथा नंबर है वुडी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा फ्रेंच भाषा जानता है तो उसको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। अगर कोई फ्रेंच जानता है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी भाषा जानता है, तो उसको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और है आपकी जूड। जूड, जूड से समझिए जुड़ाव। इनका कहना था कि पुरानी प्लस नई आदतों का अगर हम जुड़ाव कर लेते हैं तो हम स्थानांतरण कर पाते हैं। अर्थात अगर हमने साइकिल चलाना सीखा है, हैंडल संभालना जानते हैं, तो उस हैंडल संभालने की मदद से हम बाइक के हैंडल को भी संभाल सकते हैं। और इस प्रकार के स्थानांतरण को बताने वाले कौन थे? वो थे जूड। जुड़ाव से समझ लीजिए जूड, जूड ने ये बताया था। क्लियर हुई बातें? तो दोस्तों ये वीडियो छोटी रही, इसमें हम लोगों ने अधिगम के
जो भी टॉपिक बचे खुचे थे सबको हमने कवर कर लिया। हमारा अधिगम का सब सिद्धांत हो गया, नियम हो गया, और ये लास्ट में आपका स्थानांतरण और वक्र भी हो गया। इसके आगे वाले टॉपिक को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।